आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि सेकंड चैप्टर लक्ष्मी गांधी बुक का सेकंड चैप्टर है। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी इसमें मैंने एक पार्ट बनाकर अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग किस तरह की गई थी, किस तरह मांग जो डिमांड थी उसकी उपज किस तरह हुई थी, मतलब किस तरह थॉट्स आए थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। नवे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंपोजिशन किस तरह होता है, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि टॉपिक का नाम है, यानी कि संविधान सभा की संरचना। तो इस वीडियो में हम लोग को यही देखने को मिलेगा कि इस तरह इसकी कंपोजिशन किस तरह से होती है। ना जैसे कि आप लोग यहाँ डिस्क्राइब किया कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी कि बस कॉन्स्टिट्यूट यानी कि गठित, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स होता है गठन, ठीक है, गठित करना। तो कॉन्स्टिट्यूट इन नवंबर 1946, यानी कि नवंबर 1946 में क्या हुई थी, गठित हुई थी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। अभी आपको कैबिनेट मिशन प्लान नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा एंड उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए अभी इस चीज़ को बस अभी ऐसे ही रखिए, कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है। अगर आपको अभी अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप जल्दी से, अगर आप ज़्यादा क्यूरियस है तो आप गूगल कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो ना। उसके बाद आ रही है फीचर्स की बात, यानी कि विशेषताएं की बता रही है कि कंपोजिशन की जो जो कंपोजिशन हुआ इसकी जो विशेषताएं क्या थी, यानी कि फीचर्स क्या थे, किस तरह बना। यहाँ पे बात आ रही टोटल स्ट्रेंथ की कि मतलब इसकी जो कुल सामर्थ्य था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो कुल सामर्थ्य थी वो थी 389, ठीक है, यानी कि इसमें जो मेंबर्स होंगे टोटल 389 मेंबर्स होंगे। अब इन 389 जो मेंबर्स होंगे उनमें से इनमें से 296 सीट्स यानी कि 296 सीट्स जो होंगी वह टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, यानी कि वो जो अलॉट की जाएंगी ब्रिटिश इंडिया को, एंड जो 93 सीट्स बचेंगी वो अलॉट की जाएंगी प्रिंसली स्टेट को। ना प्रिंसली स्टेट्स में जो होता है वैसे राज्य जहाँ पर अभी भी राजा महाराजा शासन कर रहे थे, रानियाँ शासन कर रही थी। एंड ये जो ब्रिटिश इंडिया जो स्टेट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो ये जो 296 सीट्स की अलॉट की गई थी ब्रिटिशर्स को, एंड जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, एंड जो 93 सीट्स थी वो अलॉट की गई प्रिंसली स्टेट को। आउट ऑफ 296 सीट्स, इन 296 सीटें जो ब्रिटिशर्स को मिली थी, उन 296 सीटों में से जो 292 मेंबर्स थे वह टू बी ड्रॉन फ्रॉम द, यानी कि चुने जाएंगे, डायरेक्ट चुन कर आएंगे फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस, यानी कि जो 11 गवर्नर्स के प्रांत होंगे वहाँ से 296 मेंबर्स चुने जाएंगे। एंड जो 4 मेंबर्स होंगे, जो 4 मेंबर्स बचे होंगे 292 में से, और 296 में से ऑलरेडी 292 मेंबर्स तो यहाँ चुने गए 11 गवर्नर प्रोविंसेस से, अब बचे गए 4 मेंबर। तो ये जो 4 मेंबर होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच, दैट मीन्स कि जो 4 मेंबर्स होंगे वो 4 कमिश्नर प्रोविंसेस जो रूल चल रहा था, जो प्रोविंसेस चल रहा था चारों कमिश्नर प्रोविंसेस का, वो उसमें से चुने जाएंगे। और 1 फ्रॉम ईच, यानी कि एक कमिश्नर प्रोविंस से एक मेंबर चुना जाएगा। उसके बाद बात आ रही कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट, यानी कि हर एक प्रांत और हर एक राज्य और ग्रुप ऑफ स्टेट और राज्यों का समूह हो, इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट, अगर वो स्मॉल स्टेट हो, स्मॉल छोटे छोटे राज्य हो तो वो अपना एक समूह बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्ड टू बी अलॉटेड सीट्स, वहाँ सीट्स दी जाएंगी, यानी कि वहाँ पे सीट्स कैसे अलॉट होंगी, वहाँ पे सीट्स अलॉट होंगी इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, वहाँ की जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात में वहाँ पे सीटें क्या की जाएंगी, अलॉट की जाएंगी। रफली मीन्स होता है मोटे तौर पर या फिर बतौर 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि जो एक सीट होगी प्रत्येक 10 लाख लोगों में, क्या एक सीट मतलब प्रत्येक 10 लाख के आसपास लोगों में एक आदमी को, एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक सीट क्या होगी, अलॉट होगी। अब यह बात है सीट्स एलोकेटेड, जो कि प्रोसेस है टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। सीट्स एलोकेशन की जो प्रक्रिया थी, यानी कि ईच ब्रिटिश प्रोविंस में वो क्या था, प्रत्येक ब्रिटिश प्रोविंस में, यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट की बात नहीं की जा रही, ब्रिटिश प्रोविंस की, यानी कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वहाँ की बात की जा रही है। वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, 3 मुख्य जो कम्युनिटीज़ थी, 3 मुख्य जो समुदाय थे वो कौन कौन से थे, वो थे एक मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल्स। ना यहाँ पे जनरल्स में कहा जा रहा है कि ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स, ठीक है, यानी कि मुस्लिम एंड सिख्स को छोड़कर जो भी कास्ट, जो भी रिलीजन के लोग हो, सभी को जनरल में धकेल दिया गया, यानी कि सभी आप लोग जनरल हो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, और यहाँ भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाएगा, सीट्स एलोकेशन होगा, यानी कि सीट्स दी जाएंगी। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड
यानी कि वो जो प्रतिनिधि होंगे ऑफ ईच कम्युनिटी, प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि होंगे वो टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे प्रत्येक समुदाय के, वो उनका कैसे इलेक्शन होगा, तो वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। वो उस समुदाय के, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, तो वो हिंदू समुदाय का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू, पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्ट नहीं होगा, उसे वो इलेक्ट किया जाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के थ्रू। एंड ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव होगा, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगे, ये क्या करेंगे, वोट करेंगे वाज टू बी द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसके द्वारा मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एक संक्रात्मक मत, ठीक है, यानी कि पब्लिक इन्हें सेलेक्ट करेंगे, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे उसके, उन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पीपल ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट करेंगे। एंड ये जो इलेक्शन करके जाएंगे, चुनाव करके जाएंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो कम्युनिटी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाले इलेक्ट करेंगे, और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाले होंगे इन्हें पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करेंगे ना। उसके बाद आ रही है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब यहाँ बात आ रही है प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। अब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को कहा जा रहा है टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। उन्हें क्या करेगा, उन्हें इलेक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो भी उनका प्रिंसली स्टेट के जो भी हेड होंगे वो डायरेक्ट नॉमिनेट जिसे कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, उस प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा ना। यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है, यहाँ लिख रहा है इट इज़ दस क्लियर दैट, यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा है, बस टू बी ए पार्टली इलेक्टेड, यानी कि उसका कुछ भाग क्या था, चुना हुआ था, यानी कि कुछ भाग से लोग इलेक्टेड होकर आए थे, यानी कि इलेक्शन लड़कर आए थे। एंड पार्टली नॉमिनेटेड, कुछ भाग जो था नॉमिनेटेड हुआ था, तो ये कह रहे हैं कि पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। मोर ओवर, इसके अलावा द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोर ओवर, यानी कि इसके अलावा क्या था, द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और वैसे जो मेंबर जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स, यानी कि प्रांतीय सभाओं के जो मेंबर्स थे, उनके द्वारा जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, वो क्या करेंगे, उन्होंने हु देमसेल्व बर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजी, उन्होंने खुद को ही एक सीमित मताधिकार के अंदर खुद को ही मतलब इलेक्टेड मान लिया, ठीक है, कि वो भी एक मेंबर है ना। उसके बाद करेंगे द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो इलेक्शंस हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर 296 सीट्स, जो 296 सीट्स के लिए जो अलॉट हुआ था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को जो 296 सीट्स अलॉट हुई थी, उसका जो इलेक्शन हुआ, ये हुआ था वेर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ये जुलाई से अगस्त के महीने में 1946 में हेल्ड हुआ था, यानी कि ये इलेक्शन हुआ। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब यहाँ पे कह रहे हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC, वॉन 200 सीट्स एंड द मुस्लिम लीग 73 सीट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांग्रेस थी 208 सीटें जीती, और 73 सीटें कौन जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स, और कुछ स्मॉल ग्रुप्स से एंड कुछ इंडिपेंडेंट्स से, उन्हें टोटल मिलाकर 15 सीट्स में ही वो सिमट कर रह गए, ठीक ना। हावेवर, हालांकि द 93 सीट्स जो थी अलॉट हुई थी प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को जो 93 सीट्स अलॉट हुई थी, वर नॉट फिल्ड एज द डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भरी ही नहीं, बिकॉज उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई लेना देना नहीं है, हम इससे दूर ही रहेंगे। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, हालांकि जो संविधान सभा है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुई पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ नहीं था, ठीक है। वो तो हुआ था कि द असेंबली कंप्राइज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन, यानी कि जो असेंबली होगी वो रिप्रेजेंटेटिव्स को कंप्राइज करेगी, वो ऑल सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जैसे कि जो भी भारतीय समाज है उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ऑल सेक्शन के, उनको असेंबली वाले जो प्रोविंशियल असेंबली वाले थे वो इलेक्ट करेंगे। अब ये जो इंडियन सोसाइटी है, इसमें हिंदूज़ आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, सिख्स आते हैं, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस आते हैं, SC STs इंक्लूडिंग वोमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शन, ठीक है, यानी कि भारतीय समाज में जितने भी अलग अलग कास्ट हैं, उन हर सेक्शन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो होते हैं वो उन्हें इलेक्ट करेंगे, एंड उन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि द असेंबली जो सभा थी इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज। अभी जो सभा में क्या हुए, हर इम्पोर्टेंट है कि हर वो प्रत्येक इम्पोर्टेंट पर्सन था ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, उस समय क्या थे, उस समय भारत के जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी इस असेंबली में थी, विदाउट
द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अलावा, ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सन थे, वो उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं था, वो उससे दूर ही रहते थे। तो गांधी जी को नहीं, तो गांधी जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो यही सिंपल सा ये कंपोजिशन था कि संरचना किस तरह। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हो। तो इसे अभी एक शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी देख लेते हैं रिव्यू के तौर पर। ना हुआ ये था कि कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि संरचना होती है संविधान सभा की, यानी संविधान सभा की संरचना होती है। अब होता ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है नवंबर 1946 में, 1946 में गठित होती है अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू क्या होती है, इसे बनाया जाता है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या कहते हैं ना, टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि संविधान सभा की जो कुल सामर्थ्य था वो 389 सीट था। अब इसमें से 296 सीटें जो थी अलॉट हुई थी ब्रिटिश इंडिया को, यानी कि यानी कि ऑफ दिस 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट, यानी कि 296 सीट जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट हुई और 93 सीट्स जो क्या हुई प्रिंसली स्टेट्स को, यानी कि राजसी राज्य को, जो भी राजसी राज्य थे उन्हें अलॉट हुई। आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एंड वो यहाँ पे लिखा 1 फ्रॉम ईच। ना यहाँ पे बात समझिए, जो 1 फ्रॉम ईच है ये सिर्फ 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए लिखा है, एंड जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस है 292 मेंबर्स क्या होंगे, इलेक्ट कराएंगे। एंड यहाँ जो 4 मेंबर्स होंगे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इन सभी में से एक एक प्रोविंसेस में से एक एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट उनको अपना आपस में ग्रुप बना लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अलॉटेड होगी सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनकी जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात में वहाँ पे सीट्स अलॉट होंगी। रफली 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पीपल, यानी कि प्रत्येक 10 लाख के आसपास जो लोग होंगे उनमें क्या होगी, एक सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है, उनमें एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा। वहाँ बात आ रही है तीसरे पॉइंट की, जो सीट्स अलोकेटेड होंगी ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब जब ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट्स अलॉट होंगे, ठीक है, जो यहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वहाँ पे जो सीट्स को डिवाइड किया, जो सीट्स थी यानी उन्हें डिवाइड किया गया था 3 भागों में, ठीक है, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में। एक मुस्लिम थी, दूसरी सिख थी और तीसरी क्या थी, जनरल थी। अब मैं जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी जितने भी कास्ट थे, जितने भी रिलीजन थे, सभी जनरल के अंदर घुसेड़ दिए गए थे ना, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। तो वहाँ की जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी द बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड यहाँ पे जो प्रत्येक कम्युनिटी के यानी प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, तो उनका इलेक्शन होगा बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उस जो यानी कि उस कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स होंगे वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जो मेंबर्स, असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, वो जाकर फिर इन रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे उन्हें इलेक्ट करेंगे। एंड ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में असेंबली में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मेंबर्स थे, उन्हें कौन इलेक्ट करेगा, तो उन्हें इलेक्ट करेंगे पीपल ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ दिनों बाद आप देख सकते हो। एंड नाउ उसके बाद है कि यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट करें द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल, यहाँ पे तो हमने ब्रिटिश प्रोविंस के बारे में पढ़ लिया कि ब्रिटिश प्रोविंस में कैसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट की बात की जा रही है कि वहाँ के क्या होगा, वहाँ पे इलेक्शन होगा ही नहीं, उन्हें डायरेक्ट नॉमिनेट करने का हक दे दिया गया कि आप नॉमिनेट कर सकते हो, जो भी प्रिंसिपल स्टेट के हेड होंगे वो जिसे भी नॉमिनेट कर देंगे वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा प्रिंसिपल स्टेट का। इट इज़ दस क्लियर दैट अभी इस बात से इतना तो क्लियर होता है, इतना साफ होता है कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बस टू बी पार्टली इलेक्टेड। उसका कुछ बात करता है इलेक्शन मोरओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। मोरओवर इसके अलावा देखें तो वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, जो मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, संविधान प्रांतीय सभा के जो मेंबर्स इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्ट किए थे, वो क्या कहते हैं, हु देमसेल्व्स आर वेर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। उन्होंने अपने आप को क्या किया कि सीमित
मताधिकार के अंदर अपने आप को एक इलेक्टेड पर्सन मान लिया। उसके बाद द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए फॉर 296 सीट्स के लिए जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को अलॉट हुई थी, वो हुआ वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। वो हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। इसमें अब ये जो इलेक्शन इसमें हुआ क्या, इसमें द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 200 सीट्स, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग जीती 73 सीटें, एंड द स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंस गोट द रिमेनिंग 15 सीट। और जो स्मॉल ग्रुप और जो स्वतंत्र लड़े थे, जिन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था, उन्हें टोटल मिली 15 सीटें। वो 15 सीट में ही सिमट कर रह गए। नाउ हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसिपली स्टेट वर नॉट फिल्ड एज द डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हालांकि जो 93 सीटें दी गई थी प्रिंसिपल स्टेट को, वो भरे ही नहीं, बिकॉज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि हमें इस चीज़ से दूरी रहना है, वो इस चीज़ से दूरी रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर था उससे दूरी रहे। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है डायरेक्टली इलेक्ट नहीं की गई थी पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू तो ये इलेक्शन हुआ नहीं था। ये इलेक्शन हुआ द असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अभी यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस थे, ठीक है, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वुमेन हो, कोई भी सेक्शन हो, उन सभी सेक्शन के एक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स होंगे उनके द्वारा, ठीक। तो ये तो मतलब डायरेक्टली एडल्ट फ्रेंचाइजी हुआ नहीं, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट पीपल ऑफ इंडिया ने उन्हें इलेक्ट किया नहीं था। उसके बाद क्या रहेगा, द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस समय क्या था, भारत के जितने भी दिग्गज व्यक्तित्व थे, सभी क्या थे, शामिल थे असेंबली में, विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। सिर्फ महात्मा गांधी ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई। अगर वीडियो समझ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।